क्या बात है, अभी तो 6 लोग कनेक्ट थे, अभी 3 ही रह गए। सर अभिषेक का शायद नेट स्लो है, इसलिए वो लीव कर गया। निशान। यस सर। यूसी। सर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। किस चीज के लिए? सर मैंने वो वाला लेक्चर देखा नहीं था, एक चाप का वाला जो उसमें कर रहा था आपने। कितना नहीं था मतलब? एब्सेंट था मैं उसमें। अच्छा, आई गेस। तो बस सर वो लेक्चर देखना है मेरे को, बना देना। सर अभी ठीक है? दिखाओ अभिषेक, स्टेप नंबर 2 देखा ना? सर स्टेप 2 का स्क्रीनशॉट ये इसका। अच्छा, फाइंड आउट द ओपन पोर्ट्स ऑफ द टारगेट, सिंटैक्स एंड मैप। अच्छा, टारगेट एड्रेस, आईपी एड्रेस ऑफ द टारगेट सिस्टम। अच्छा, क्या क्या है इससे तुमने? फाइंडिंग ओपन पोर्ट। अच्छा, ओपन पोर्ट्स ऑफ टारगेट सिस्टम। और देखो नीचे का स्टेप नंबर 3 पे। अच्छा, sudo and map sv, क्या दिखा रहे हो यहाँ पे? यूज एंड मैप sv टू फाइंड आउट द वर्जन इंफॉर्मेशन ऑफ द ओपन पोर्ट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। फिर इधर ये एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करने का। PLSQL सर्वर। अच्छा, हाँ, अब पकड़ो। अच्छा, PLSQL सर्वर, ठीक है। सर्वर which allows the user to authenticate with the PostgreSQL database। ओके, ठीक है। जैसे ये अपना MSF कंसोल ओपन। use variety of tools and utilities which will help us to discover vulnerability on that target machine, target system। अच्छा, और करो। Now we will search the tool for tool, थोड़ी ना exploit सर्च कर रहे हैं। टूल का हम यूज कर रहे हैं यार, टूल हाँ थोड़ी सर। कर रहे हैं। ऊपर वाले में टूल गलत यूज किया था। Now we will search the exploit for FTP port which is open at the target system by the using the search command in the Metasploit framework। अच्छा, ये तो बताओ, वर्जन वाइज सर्च कर रहे हैं। हाँ सर। पोर्ट वर्जन, पोर्ट वर्जन नहीं होता है, सर्विस का वर्जन होता है, सुन रहे हो? हाँ सर। पोर्ट का वर्जन नहीं होता है, सर्विस वर्जन होते हैं। जो सर्विस चलती है उसके वर्जन होते हैं। पोर्ट तो ओके जो सर। चलता है वही चलेगा ना। हाँ सर। चलो और करो। ठीक है ये। अच्छा, पहले बताओ, ठीक है, हाँ फिर सर। स्क्रीनशॉट दिखाओ। हाँ सर। पहले तुम सर स्क्रीनशॉट सर दिखा इधर। के बताते हो, बंदा कंफ्यूज ही क्या हो गया, फिर वो पहले समझे फिर नीचे आए। ओके सर। Now we will use the exploit which is found in Metasploit framework। यस सर। यहाँ पे बताना चाहिए था ना कि we have successfully found a vulnerability that is available in service of FTP। ओके सर। Syntax use exploit name। Okay। फिर इधर Now by using show options command we can see the available option for the module we use। अच्छा, ठीक है। ऑप्शंस ये तो हमें मिला ये। Now we will set the remote host, our host, to exploit the target machine, our host and IP। ठीक है,
Okay, now we are ready to exploit the target. We will use run या exploit command to execute the module that we picked from the Metasploit framework. ठीक है? And by using ls command, we can see and use the required directory. Yes, sir. फिर ये टेलनेट का भी क्या है सर? नहीं ये क्या now एक मिनट रुको now the session is opened and by using ls command we can see and use the required directories. चलो ठीक है अच्छा ठीक है फिर ये यूजिंग टेलनेट वही सेम प्रोसेस स्टार्टिंग से नेट बायस वाली। हाँ सर। अलग अलग बनाओ ना इनके सर और नीचे करो नीचे करो देखो दोस्त टेलनेट का जो पोर्ट नंबर है ना वो दूसरा है यहाँ पे हम टेलनेट टूल का यूज कर रहे हैं समझ रहे हो टेलनेट सर्विस टूल का इसलिए तो पोर्ट नंबर जो है 1524 पे चेक करें बिकॉज ऊपर करो क्यों कर रहे हैं क्योंकि 15 और ऊपर करो ऊपर वाले पे देखो 1524 जो है ना पोर्ट नंबर वो तुम्हारा इसमें तो कुछ और दिखा रहा है ना सर ये वाला नहीं मतलब ये वर्जन इन्फो में से निकाला था वो वाला। नहीं इसमें अगर तुम वर्जन चेक करोगे तो तुम्हें इसका वो दिखाएगा ना रिवर्स बाइंड शेल आरपीसी बाइंड शेल दिखाता है ना रिवर्स बाइंड शेल दिखाएगा हाँ सर। ये वर्जन्स कहाँ है ऊपर करना लेके जाना सर वर्जन वाला स्क्रीनशॉट नहीं डाला हूँ ऊपर वाले का दिखाओ एफटीपी वाले का वर्जन स्क्रीनशॉट ये देखो यहाँ पे अगर तुम देखो 1524 पर मेटास्प्लॉइटेबल रूट शेल आ रहा है ना बाइंड शेल हाँ सर ये है सही तो तुम्हें वहां पे बताना पड़ेगा कि 1.24 पोर्ट नंबर इज बेसिकली यूज्ड बाय द सर्विस ऑफ बाइंड शेल and this is a root shell of metasploitable tool so we can run we can use that port number to exploit with the use of telnet service tool है ना तो हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं यस सर। ठीक है नीचे करो ठीक है ऐड कर लेना सही लाइन हाँ सर बढ़िया सही नहीं चलो अच्छा थोड़ी सी एडिटिंग करो हाँ सर अमित को समझ में आया देख के अमित क्लास कनेक्ट करके गायब हो गए अमित गायब हो गया है चलो कोई नहीं सो गाइज जो गलतियां आपकी मैंने बता दिया पहले और अभिषेक पहले उसमें ऊपर वो लिखाओ कमांड्स दिखाओ ठीक है नीचे शॉर्ट्स दिखाओ ठीक है सर पहले डिस्क्रिप्शन रहेगा फिर स्क्रीनशॉट रहेगा सर पहले बताओ करने क्या वाले हो हाँ सर फिर नीचे फिर उसमें बताओ वहीं पर कि मिलेगा क्या ठीक है कमांड के साथ फिर नीचे उसकी कमांड यूज करके दिखाओ फिर नीचे बताओ कि इससे हमें मिला क्या ओके सर हमें रिजल्ट मिला या नहीं मिला ठीक है हाँ सर बढ़िया तो इसके लिए क्या है एक मिनट होल्ड करो जरा
देखो अपने चैट बॉक्स में एक मैंने लिंक शेयर किया तुम लोग को। मिला? हाँ सर। ये मेटास्प्लॉइट ट्यूनर 2 मशीन का लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो है, ठीक है। तो इसको देखो, जो आपने गलतियां करी हैं वो आपको पता चल जाएंगी। मैंने स्टेप वाइज बता रखा है उसके अंदर, ठीक है, कि हम ठीक है स्टेप, सर। हर स्टेप में क्या क्या करते हैं। ओके सर। तो है साथ का एक लड़का गायब है ना, कौन, क्या नाम है उसका? अश्विन। अश्विन, वो क्यों नहीं आया? पता नहीं सर, पीओसी नहीं बनाया होगा, आपने बोला था ना। सर ये आप ही हो उसमें क्या चीज के वीडियो लिए निशान? वीडियो में, सर आप ही हो उसमें। अपने आप देखिए। स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। So guys, today's topic is basically based on the social engineering. तो सोशल इंजीनियरिंग मैंने आपसे कहा था कि सोशल इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा, है ना। यस जिसमें आपके बेसिकली जो सीएच का कंटेंट है उसमें आपको सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बस बताया गया है, द थ्योरेटिकल पार्ट, और उसके बाद उसका क्या है, प्रैक्टिकल है, जिसमें एक ही प्रैक्टिकल उन्होंने दिखा रखा है ना, बताया। हाँ बट सर। मैं आपको सबसे पहले एल्गो बताऊंगा कि कौन से बेसिस पे काम करता है, किस तरीके से आप सोशल इंजीनियरिंग मैनुअल तरीके से भी कर सकते हो, हाउ टू क्रिएट पेजेस बाय द यूजिंग ऑफ एचटीएमएल एंड डिफरेंट लैंग्वेज लाइक एचटीएमएल, सीएसएस एंड पीएचपी, राइट। यस फिर हम उसके थ्रू क्या करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। सर। बढ़िया। ओके, तो सोशल इंजीनियरिंग में सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, वेब आर्किटेक्चर। अगर आप सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते हो बाय द यूजिंग ऑफ मैनुअल कॉन्सेप्ट, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके सोशल इंजीनियरिंग में वेब आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो वेब आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स, इनके बारे में हम देखेंगे। हमने पहले भी ये चीजें, कुछ चीजें पढ़ रखी हैं, स्टिल हम उसको और ज्यादा क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, यस ठीक है अंडरस्टैंडिंग सर। क्या क्या चीजें कैसे काम कर रही हैं। ओके, तो सबसे पहला है दैट इज अ डोमेन नेम। सो डोमेन नेम यू नो गाइस वेरी वेल, मैंने आपको बताया था दैट इज अ फोन बुक ऑफ योर इंटरनेट, राइट। And it is very tough to user to remember the IP address of the website. So these websites are basically assigned with the domain name such as the google.com, facebook.com, etc, etc. So in the order to open or access the website, one has to visit the domain name, right? हाँ जितने भी आपके थर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी आप लाइक यूज करते हो, जैसे GoDaddy, बिगडॉग, ये सारे क्या करते हैं, आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं, है ना। और सर। डोमेन नेम कितने हैं, इनको आप किस पे करते हो, आईपी एड्रेसेस से लिंक होते हैं। तो आप जानते हो कि जैसे कोई भी गूगल है, फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, या आपके कोई भी एक डोमेन हम उठा लें, उनके आईपी एड्रेसेस याद रखना हमारे लिए काफी टफ हो सकता है या टफ होता है ना। तो डैट हाँ से हम सर। क्या करते हैं, उनको एक डोमेन नेम प्रोवाइड कर देते हैं। दैट डोमेन नेम इज बेसिकली गिविंग यू द ऑल डिटेल्स, राइट। यस ओके, फिर उसके बाद होता है वेब होस्टिंग स्पेसेस। नाउ वेब होस्टिंग स्पेसेस क्या होते हैं, द स्पेस which help in storing the web pages or script which help in running a website are known as a hosting space, that is GoDaddy in Biglog। एक ऐसा स्पेस जहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हो, यानी जितनी भी आपने फाइलें बनाई है, एक वेबसाइट के अंदर कई सारी फाइल्स होती हैं, राइट। उन फाइल्स को आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेस पे
स्टोर करते हो और उसे डोमेन से लिंक कराते हो। तो जहां पे आप स्टोर करते हो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग बोलते हैं। ठीक, ये वेब होस्टिंग आपको मिलती कहाँ से है, ये आपको GoDaddy एंड बिगलॉक की तरफ से मिलती है, या फिर आप होस्टिंगर या मल्टीपल थर्ड सर्विस प्रोवाइडर जो आपको क्या करते हैं, होस्टिंग स्पेस देते हैं, राइट। अगर आप मेन होस्टिंग पर्सन की बात करें तो दैट इज आई कैन प्रोवाइड अ होस्टिंग टू द GoDaddy। मतलब जितने भी मेन, मैंने आपको बताया था आई कैन एंड आयना, राइट। आई कैन एंड आयना जो है, दीज आर द मेन अथॉरिटी जो क्या करती हैं, आपको एक आयना आईडी प्रोवाइड करती हैं। दीज आर द मेन पर्सन जो आपको क्या देनी है, इन थर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को होस्टिंग स्पेस भी देती है, ठीक है। और ये होस्टिंग स्पेस हमें डिवाइड करते हैं, यानी कि यूजर्स में बांटते हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने जो होस्टिंग सर्वर्स आपको बताए थे, तो कितने टाइप के सर्वर बताए थे, बताओ बताओ। सर 3 टाइप का। 3 टाइप, ओके, बताओ कौन कौन से 3 टाइप। सर एक इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल और लोकल। तो पहले कॉन्टिनेंट में बचते हैं फिर। सर्वर कितने टाइप के होते हैं, पढ़ते नहीं हो आप लोग, हाँ। 2 टाइप के सर्वर बताए थे, जब हम अपने वेबटाइजर टूल का यूज करके देखा था हमने, आईपी डोमेन लुकअप किया था हमने, तो 2 टाइप के सर्वर हमें मिले थे, एक डेडिकेटेड सर्वर और एक शेयर्ड सर्वर। हाँ सर। आया हाँ सर। याद है? हाँ सर। हाँ सर। तो जो डेडिकेटेड एंड शेयर्ड सर्वर होते हैं, वो क्या आपको मैंने उस टाइम बताए थे कि आप जो डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं, दे आर वेरी कॉस्टली सर्वर्स, राइट। हाँ सर। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जितने भी ये वेबसाइट्स हैं लाइक GoDaddy एंड ये सारी, हम जो भी सर्वर्स परचेज करते हैं वो किस टाइप के होते हैं, शेयर्ड होते हैं। यस सर। अब शेयर में भी अलग अलग टाइप के शेयर होते हैं, जैसे कि आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो केवल, लेकिन उस सर्वर के ऊपर अदर वेबसाइट्स भी होस्ट होंगी, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका, शेयर्ड शेयर सर्वर। सर। लोग कई बार डेडिकेटेड बोल देते हैं, बट दैट इज नॉट डेडिकेटेड, दैट इज कंप्लीटली अ शेयर्ड, है ना। हाँ सर। प्लस डेडिकेटेड मैंने आपको बताया था, इट्स अप्रोक्सीमेटली लाइक अगर आप एक एक लेते हो और स्पेस ज्यादा लेते हो या नॉर्मल स्पेस पे लेते हो, कम से कम 8 से 10 हजार रुपए का आपको पर मंथ का उसका खर्चा पड़ता है। अब जितने भी थर्ड सर्विस प्रोवाइडर है ना, लाइक GoDaddy, बिगलॉक, होस्टिंगर्स, ये सब क्या करते हैं, इनके पास सबके पास डेडिकेटेड सर्वर्स हैं। ये उन डेडिकेटेड सर्वर्स में से आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट, यानी कि एक तरीके से सर्वर में से थोड़ा थोड़ा स्पेस काट के देते हैं, या फिर आपको प्रोवाइड कराते हैं, डिवाइड करके देते हैं, जिनको ये क्या कहते हैं, शेयर्ड कहते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ सर। यानी उस मेन सर्वर के ऊपर कई सारे क्या होते हैं, वेबसाइट होस्ट हो सकती है। अब शेयर में भी जो आपको मिला है उसके अंदर भी कई सारी वेबसाइट होस्ट हो सकती है, अगर वो अनलिमिटेड शेयर के लिए है, या अगर वो लिमिटेड शेयर के लिए है तो एक वेबसाइट या 5 वेबसाइट या 10 वेबसाइट, इस तरीके से आता है पैकेज, है ना। हाँ सर। तो ये डिपेंड करता है गाइस कि आप किस तरीके का सर्वर ले रहे हो। सर्वर आप जब परचेज करते हो तो आपको पता चलता है कि वहां से कैसे हमें लेना है। तो लाइक अगर आप जाते हो और परचेज करते हो सर्वर, तो आप GoDaddy पे जा सकते हो। हाँ सर। अब जैसे GoDaddy पे है, पहले तो आपको डोमेन चाहिए, तो होस्टिंग पे जाके डोमेन ले लोगे, राइट। सॉरी, डोमेन पे जाके डोमेन ले लोगे, है ना। हाँ फिर सर। होस्टिंग में हम गए स्पेस के लिए, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको अलग अलग टाइप के होस्टिंग स्पेसेस दिखाएगा। जैसे कि होस्टिंग स्पेस किसके लिए है, आपका नॉर्मल बजट फ्रेंडली, है ना, 99 रुपए पर मंथ के लिए। इसमें क्या होगी, केवल एक वेबसाइट होस्ट होने के लिए ऑप्शन होगा। दूसरी वर्डप्रेस होस्टिंग है, केवल वर्डप्रेस की वेबसाइट होस्ट करेगा 99 रुपए पर मंथ के हिसाब से, यानी कि अगर 1 साल का देखा जाए तो हो गया अप्रोक्सीमेटली 1200, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा तो लगभग आपका 150 या 200 रुपए के अराउंड पड़ता है, 150 के अराउंड पड़ता है, राइट, एक महीने का। फिर बिजनेस होस्टिंग, अगर आप बिजनेस होस्टिंग लेते हो तो इसमें क्या है, आप साइट्स को कर सकते होगे, लाइक कई सारी साइट्स होंगी या मल्टीपल भी हो सकती है, वो आप चेक करोगे जब लर्न मोड पे तो आपको बताएगा।
फिर रीसेलर होस्टिंग, ये शायद इनकी सबसे ज्यादा बिकती होगी। बीपीएस होस्टिंग है इनकी। और देखो लास्ट में क्या है, डेडिकेटेड सर्वर है ना, द मोस्ट अच्छा पॉपुलर इन कंट्रोल। ये क्या है, 8,839 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। अब ये अगर आपने ले लिया और आप अपना खुद का कोई वो स्टार्ट करना चाहते हो, लाइक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हो, तो आप डेडिकेटेड सर्वर परचेज करके वहां से दूसरों को अपना सर्वर में से कुछ पार्ट डिवाइड करके दे सकते हो, है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे पास 15 GB का स्पेस हमें मिलता है किस पे, गूगल के गूगल ड्राइव पर, राइट, यस हाँ सर। ड्राइव पर। तो हम वहां पे उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट में हम अलग अलग फोल्डर वाइज यूज करते हैं, बिल्कुल एज इट इज सेम। क्या आप क्या कर रहे हो, उसमें डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। हाँ सर फिर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम जो सर्वर्स यूज करते हैं उसके अंदर दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम वी नीड या वी वांट टू बिल्ड आवर वेबसाइट, दैट इज लिनक्स एंड विंडोज। हम जो यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे दो तरीके के मिलते हैं, एक तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिलते हैं और एक मिलते हैं विंडोज बेस। तो अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको क्रॉस सिक्योरिटी का दिखाया था, तो उसमें हमें किस टाइप का सर्वर मिला था, ऑपरेटिंग किस टाइप का मिला था, विंडोज विंडोज आईआईएस। मिला था, है ना, जिसमें आईएएस सर्वर चल रहा था, राइट। जितने भी आप शेयर्ड होस्टिंग लेते हो वो ज्यादातर आपको लिनक्स के ऊपर मिलती है। यस अब सर्वर टाइप की अगर हम बात करें, तो वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए लिनक्स एंड यूनिक्स। सर्वर टाइप में विच टाइप ऑफ सर्वर वी आर यूजिंग टू होस्ट आवर वेबसाइट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस ऑफ द एप्लीकेशन। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके के, लाइक अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो वहां पे आपको आईएस सर्वर मिलेगा, अगर आप लिनक्स यूज करते हो तो वहां पे आपको अपाचे या टॉमकैट सर्वर मिलता है, ठीक है। हाँ सर हाँ सर। फिर उसके बाद क्या होता है, वेब टेक्नोलॉजीज। वेब टेक्नोलॉजीज क्या है कि आपको याद होगा, जब हमने अपने उसके थ्रू चेक किया था, क्या कहते हैं, वेबलाइजर टूल के थ्रू, तो हमें पता चला था कि हमारी वेबसाइट कौन से टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई गई है ना, मतलब उसके हाँ अंदर सर क्या क्या चीज यूज हुई ये भी पता चला था। तो उसी तरीके से वेब टेक्नोलॉजी में क्या क्या है, टेक्नोलॉजी वी यूज फॉर बिल्डिंग अ वेबसाइट, like a programming language, plugins, various scripting languages, etc. etc. यस जो भी कुछ उसके अंदर यूज किया गया है वो सब आपको क्या करेगा, वेब टेक्नोलॉजीज में आप पता कर सकते हो या उसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो। तो चेक व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूजिंग, हमने उस समय वेबलाइजर टूल देखा था, आज हम देखेंगे buildit.com। दिस इज अ वेबसाइट एंड दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट। अगर मैं बताऊं आपको, तो ये आपको कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है किसी भी डोमेन के बारे में। ओके सर तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू सर्च अ वेबसाइट दैट इज www.crosssecurity.com। लुकअप, नाउ यू कैन सी हियर, हमने वहां वहां जो डिटेल्स निकाली थी वो हमें यहाँ भी पता चलेंगी, बट थोड़े और डिटेल्स में। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन भी हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोफाइल सेक्शन अलग है, डिटेल टेक्नोलॉजिकल प्रोफाइल अलग है, या फिर आपकी मेटा डेटा प्रोफाइल है, रिलेशनशिप प्रोफाइल है, यस सर रीडायरेक्ट प्रोफाइल्स हैं, है ना। हाँ सर तो अगर हम टेक्नोलॉजिकल प्रोफाइल की बात करें तो एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखो मिक्स पैनल यूज हो रहा है, जोहो पेज सेंस यूज किया जा रहा है, विजेट्स लगे हैं जोहो के, ठीक है। टॉक टू यूज हो रहा है, टॉक टू जानते हैं चैट के लिए यूज होता है, हाँ सर ठीक है। ये ऑनलाइन के लिए कुछ है जोहो का, सेल्स प्रोडक्ट वाइज सेलिंग के लिए होगा। फॉन्ट ऑसम, विजिबिलिटी के लिए है वेबसाइट के सारे। हाँ सर थीम पंच यूज हो रही है, स्टैटिक्स में वेबसाइट का थीम जो है वो थीम पंच पे होगा शायद, या वहां से लिया गया होगा। गूगल फॉन्ट एपीआई यूज हो रही है, ओके। टेक्स्ट फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो ASP.NET यूज हो रहा है, राइट। फिर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, बूटस्ट्रैप, सीडियन। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में कंपेटेबल है आईफोन्स के लिए, है ना। व्यू पोर्ट मेटा वहां पे लगा हुआ है। पेमेंट यस जो है वो इसका यूज हो रहा है, कहते हैं पाउंड
आपका जापानीज येन का भी ये शायद लगा हुआ है पेमेंट मोड जो है। फ्लेक्स का वो यूज हो रहा है यहाँ पे, क्या कहते हैं आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम फ्लेक्स यूज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो वो है आपकी वेबसाइट वो फ्लेक्स से ही ली गई है, मतलब जो होस्टिंग वगैरह है फ्लेक्स सर्वर है ना, यहाँ से लिया गया है। वेब होस्टिंग सर्वर फ्लेक्स से लिया गया है। ओके, जे क्वेरी पॉपअप्स लगे, मैग्निफिकेट पॉपअप, कोई पॉपअप आते होंगे जावास्क्रिप्ट वगैरह के ना, तो उसका यहाँ पे लगा हुआ है। ओवर इंटेंट लगा है ले जाके कुछ शो करने के लिए। स्टेलर जीएस लगा हुआ है यहाँ पे स्क्रॉलिंग करने के लिए। टेक्स्ट फॉर्मेट है, आइसोटोप लगा हुआ है, स्वीपर लगा है। ये किस लिए? ये आपका स्लाइडर है मोबाइल के लिए, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है मोबाइल टच स्लाइडर फ्रॉम आई डेंजरस। ओके, इमेज लोडेड का कोई वो लगा है यहाँ पे, प्लगइन लगा है jQuery का जो इमेज लोड करा रहा है। तो दे आर मल्टीपल थिंग्स। अगर आप देखो SSL का सर्टिफिकेट है लेट्स एनक्रिप्ट के थ्रू मिला है, ठीक है। वेब सर्वर IIS है, वर्जन 8 काम कर रहा है। आपने देखा था 8.5 दिखा रहा था, है ना। पैनल जो फ्लेक्स का है, अभी हमने देखा फ्लेक्स का पैनल यूज हो रहा है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यहाँ पे यूज है। कॉपीराइट 2017 का है वेबसाइट का। डिटेल इंफॉर्मेशन में जाओगे तो कब लगाया गया, कब कब क्या क्या चीजें ऐड हुई है इसके अंदर, है ना, वो आपको फर्स्ट डिटेक्टर और लास्ट डिटेक्टर एवरीथिंग वहां पे दिखा रहा है। यस सर। तो इससे आपको काफी हेल्प मिल जाती है कई बार कब किया गया है, ठीक है। देखो आप नीचे तक जाओगे हर चीज दिखाएगा। जून 2018 में IIS सर्वर डिटेक्ट हुआ था इसके अंदर। फिर मेटा डेटा प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो, इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा तब दिखाएगा। रिलेशनशिप प्रोफाइल देख सकते हो, तो रिलेशनशिप प्रोफाइल में इस वेबसाइट पर और कौन कौन सी, इस सर्वर पे और कौन कौन सी वेबसाइट होस्टेड है, ये देखो। ये वही सर्वर है जिसमें security.com जो है होस्टेड है। इसके ऊपर इतनी सारी अदर वेबसाइट भी होस्ट है। अब आप इसका यूज किस तरीके कर सकते हो, जैसे कि सपोज करो आप इनमें से किसी वेबसाइट को होस्ट हैक करना चाहते हो। आपने कई बार ट्राई किया, आपने खूब मेहनत कर ली, बट आप कर नहीं पा रहे, ठीक है, सिक्योरिटी ज्यादा है। तो हो सकता है आप अदर वेबसाइट के थ्रू सर्वर को हैक करके फिर इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। या फिर आप पर्टिकुलर उस सर्वर को डायरेक्टली हैक कर लो और उसके अंदर जितनी भी वेबसाइट्स होस्टेड है आप उनके साथ जो चाहे वो कर सकते हो फिर, ठीक है। यस सर। रीडायरेक्ट प्रोफाइल्स, कोई रीडायरेक्ट नहीं हो रहा। अगर रीडायरेक्शन लगा होता तो रीडायरेक्ट दिखाता आपको। तो आई होप buildwith.com जो है वो आपको समझ में आया होगा, वेबलाइजर से ज्यादा अच्छा है ना। बढ़िया, तो इसका यूज करके देखना buildwith.com का। नेक्स्ट होता है कि वेब टेक्नोलॉजी में दो तरीके की लैंग्वेजेस आती हैं। पहली तो होती है जिसे बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दूसरे को बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। तो अगर हम क्लाइंट साइड की बात करते हैं तो which is used to develop the front end application and the user only access the control menu of that programming language, that is like HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuery, है ना। मतलब ऐसी चीजें जो केवल फ्रंट एंड यानी कई पार्ट डिजाइन करने के लिए डिजाइन करी जाती है, बनाई जाती है, उन्हें कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। हाँ। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? These are those languages which are used for creating and maintaining server-side configuration of a website। तो उसके लिए अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस आती हैं, लाइक PHP, ASP.NET,
GSP, Python, एक्सेट्रा, Ruby, Perl, है ना। yes, ये क्या है, सर्वर साइड और आपकी क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड का मतलब ऐसा होता है जैसे कि सपोज करो एक पेज है आपके पास, ठीक है, एक फॉर्म है, एक पेज है, उस पे एक फॉर्म बना है। अब आपने फॉर्म के अंदर डेटा तो फिल कर दिया, वो जो आपको फॉर्म दिख रहा है ना, वो किसके थ्रू दिखेगा, क्लाइंट साइड के थ्रू, ठीक। बट उस फॉर्म पे आप जैसे क्लिक करोगे, वो सबमिट करोगे उस फॉर्म को, वैसे ही वो सारा डेटा उठा के बैकएंड में डेटाबेस तक लेके जाएगा। ये जो काम होता है ना, ये होता है आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से, yes, ठीक है। तो अगर आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी दे रखी है, डेटाबेस आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक। हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पे हम सीखेंगे, मैं आपको PHP भी बताऊंगा, मैं आपको HTML की कोडिंग बताऊंगा, थोड़ा पार्ट हम CSS का भी यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। yes, नाउ मैंने आपको ये डिफरेंस पहले ही बताया था कि सर्वर जो होता है, सर्वर इज द OS व्हिच ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट ऑफ अ क्लाइंट। जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, केवल सर्वर उसकी क्या देता है, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट आर ऑलवेज रिक्वेस्ट टू द सर्वर। हाँ सर, क्लाइंट क्या करेगा, हमेशा रिक्वेस्ट करेगा। किस तरीके से, जैसे फॉर्म था, फॉर्म के ऊपर आपने सबमिट करके क्लिक किया, तो उसने क्या किया, उसे रिक्वेस्ट पैकेट भेजा, वो उसको ले जाके क्या करेगा, सबमिट करेगा, है ना, रिस्पॉन्स देगा उसका कि सक्सेसफुली सबमिट हो गया है या नहीं हुआ है, ठीक है। yes, जबकि एक तरीके से और हो सकता है, जैसे कि मुझे क्लाइंट साइड पे डेटा फेच कराना है। फेच का मतलब है कि फॉर्म के अंदर जितना भी डेटाबेस के अंदर डेटा अवेलेबल है, वो मुझे यूआई पे देखना है, ठीक है। जैसे आप फेसबुक के अंदर करते हो, हाँ सर, फेसबुक पे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने फेसबुक चलाया, लिंक्डइन चलाया, तो उसके अंदर जैसे हम चैट बॉक्स ओपन करते हैं, आपको पुराने डेटा भी वहीं पे विजुअल करा देता है, हाँ सर, लोगों की प्रोफाइल आपको ला ला के फेच करके देता है ना। हाँ इसके सर, क्लाइंट क्या कर रहा है, यानी हम क्या कर रहे हैं, ऑलवेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उससे मांगते हैं चीजें और वो हमें ला के देता है, ठीक है। तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू रिक्वेस्ट टू द सर्वर, एंड सर्वर इज बेसिकली गोइंग टू रिस्पॉन्स टू एवरी क्लाइंट, राइट। हाँ सर। बढ़िया। फिर उसके बाद आता है आपके पास डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है गाइस, डेटाबेस को आप इस तरीके डिफरेंशिएट कर सकते हो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ it is a structured language, yeah, you can say that it is a collection of rows and columns। किसी भी रो एंड कॉलम का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। तो डेटाबेस इज दैट सिस्टम which store all the data of a web application we are hosting in a server। It is known as the backbone of the web application। This data could be anything like username, password, messages, comments, etc etc। तो आप अगर ध्यान से देखो, तो आपके पास जो एक्सेल शीट होती है ना, हाँ एक्सेल सर, शीट, वो एक्सेल शीट भी आपकी क्या है, एक डेटाबेस, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, रोज एंड कॉलम्स का स्ट्रक्चर है। हाँ सर, वैसे यहाँ पे भी जो हम डेटाबेस बनाते हैं, इट इज ए स्ट्रक्चर्ड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या है, कॉम्बिनेशन है रोज एंड कॉलम्स का, उसे हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस बोलेंगे, ठीक है। yes, अब विंडोज की अगर हम बात करें, तो विंडो के अंदर MS SQL डेटाबेस होता है। अगर हम लिनक्स की बात करें, तो उसके अंदर MySQL डेटाबेस होता है, ठीक है। हाँ यानी विंडोज में हमें मिलता है MS SQL डेटाबेस, और लिनक्स में हमें मिलता है MySQL डेटाबेस, ठीक। हाँ, अब ये SQL क्या है, SQL is basically a structured query language, एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से ही कोई भी डेटा आपकी वेबसाइट में डेटाबेस में जाके स्टोर होता है सर्वर पर, या कभी भी वहां से जब डेटा फेच होता है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ही नीड होती है, ठीक है। yes, स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है, मींस टू यूनिफॉर्म स्टोरेज लाइक इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। एक ऐसा स्टोरेज जिसको हम सक्सेसफुली स्टोर करते हैं, किस तरीके से, टेबल्स के फॉर्मेट में, राइट। क्वेरीज क्या है यहाँ पे, द डेटा स्टोर इन द टेबल कैन बी रिट्रीव्ड थ्रू सम क्वेरीज। these queries could be like, किस तरीके से क्वेरीज चलती हैं, देख लो, select asterisk from table name,
क्या दिखा रहा है, सिलेक्ट टैब फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम। सो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट करो ये डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सिलेक्ट करो हैशटैग मतलब सब कुछ सिलेक्ट कर लो। कहाँ से सिलेक्ट करोगे, वो उसमें से जो हम यहाँ पे टेबल नेम इसको देंगे, ठीक है। अगर उस डेटाबेस के अंदर वाली टेबल अवेलेबल है, टेबल का नाम अवेलेबल है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये वाला टेबल के अंदर से, इस वाले टेबल के अंदर जितना भी डेटा है सब कुछ क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो, जो कि हम कंट्रोल ए के थ्रू करते हैं ना नॉर्मली। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेरी के थ्रू करेंगे, सिलेक्ट हैशटैग फ्रॉम टेबल नेम। क्लियर? यस। अब ये बात आपको अच्छे से पता है कि अगर हमें कोई भी PHP या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सर्वर चाहिए, राइट। सर्वर हमें क्या मिलता है, या तो हम जाके फ्लेक्सिबली परचेज कर लें सर्वर, कहाँ से, GoDaddy, बिगलॉक या फिर आपके फ्लेक्स वगैरह से, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, लोकल होस्टिंग का यूज कर सकते हैं। किसका? लोकल होस्टिंग। अब ये लोकल होस्टिंग क्या है, मैंने आपको लोकल होस्ट बताया था स्टार्टिंग में, लोकल एड्रेस सबसे पहली क्लास में, अगर याद होगा। हाँ जी। ठीक है, तो लोकल होस्टिंग क्या होती है, एक ऐसा स्पेस जो आपके सिस्टम में ही अवेलेबल होता है और उससे ऊपर आप क्या करते हो, डिफरेंट प्रोजेक्ट को अपने होस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट्स। So local hosting is a technology in which we store and host a database in our local host computer. This site can be hosted and accessed in a LAN or a intranet network. अच्छा, जैसे हमें अगर कोई सर्वर पे अगर कोई वेबसाइट होस्ट है तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन नेम की नीड होती है, डोमेन का यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम लोकल पे उसको डालते हैं तो यहाँ पे डोमेन में हम क्या करते हैं, अपनी आईपी एड्रेस के बेस पे उसको रिट्रीव कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने का 3 तरीके होते हैं, देयर आर 3 वेज। पहला है 127.0.0.1, इसमें हम वेबसाइट का नाम आगे दे सकते हैं स्लैश लगा के, दिस इज अ लोकल होस्ट आईपी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन फर्स्ट क्लास। आप लोकल होस्ट लिख के भी कर सकते हो, या तीसरा आप अपनी प्राइवेट आईपी दे दो और फिर वेबसाइट का नाम लिखो, ठीक है। तो देयर आर 3 ways to host a website on the local server. नहीं, to there are 3 ways to access a website which is hosted on the local server. तो इसको होस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, अगर आप इस वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको चाहिए लोकल सर्वर, ठीक है। तो लोकल सर्वर मैंने आपको बताया हम जो यूज करते हैं वो मोस्टली कौन सा करते हैं, अपाचे सर्वर यूज करते हैं, ठीक है। अपाचे सर्वर आपको मिलता है वैम सर्वर के अंदर। वैम क्या है, एक एप्लीकेशन है जो क्या करता है, आपको कनेक्टिविटी देता है डेटाबेस की, यानी MySQL की, MS SQL की, और साथ में अपाचे का सर्वर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर आप विंडोज लवर हो, आप विंडोज यूज करते हो या आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग है, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो वैम। इसकी फुल फॉर्म होती है W फॉर विंडोज, A फॉर अपाचे, M फॉर MS SQL, P फॉर पर्ल एंड P फॉर पाइथन, ठीक है। अगर आप लिनक्स में हो तो आप लैम्प का यूज कर सकते हो या मैम्प का यूज कर सकते हो। वहां पे क्या होता है, L फॉर लिनक्स, A फॉर अपाचे, M फॉर MySQL, P फॉर पर्ल एंड P फॉर पाइथन, ठीक है। एंड अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हो, कि कई बार आपका ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपका लिनक्स में भी स्विच करना पड़ रहा है आपको बार बार, या विंडोज में स्विच करना पड़ रहा है ना, ऐसा प्रोजेक्ट है या आप स्विच करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्रॉस प्लेटफॉर्म XAMPP का यूज कर सकते हो। XAMPP क्या काम करता है, दैट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्वर, एंड X फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म, A फॉर अपाचे, M फॉर MySQL, P फॉर पर्ल एंड P फॉर पाइथन, ठीक है। तो ये सर्वर्स होता है, इन्हें कैसे डाउनलोड करके यूज किया जाता है, आप इसे नॉर्मली गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। पहली चीज आप यहाँ पे जाना और डालना वैम सर्वर, तो ये आपको वैम सर्वर की वेबसाइट दिखाएगा, vamserver.com। जस्ट ओपन दिस वेबसाइट एंड डाउनलोड द वैम सर्वर, कंप्लीटली फ्री। आप डाउनलोड सेक्शन में जाके इसको
डाउनलोड कर सकते हो। किसके लिए? 64 बिट के लिए या 32 बिट के लिए, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, डाउनलोड कर लोगे तो इंस्टॉलेशन आपको पता ही है कैसे करनी है, जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। राइट गाइस? नहीं सर। हाँ सर। अरे ऐसे ही करनी है, नहीं मत बोलो, सर मतलब उसका मतलब कस्टमाइजेशन भी होता है ना। पढ़ के करना है बस, ये बात है हाँ सर। हाँ। ना। करनी ऐसे ही है, बस पढ़ के करना, ठीक। हाँ सर। विंडोज, अब इसका जो फाइल डायरेक्टरी बनेगी जहाँ पे प्रोजेक्ट डालते हो, कहाँ डालते हो? देखो सी नाम के आपके पूछेगा कहाँ पे बनाना है, तो वो बाय डिफॉल्ट सी के अंदर ही बनाता है। सी के हाँ अंदर आपको फोल्डर मिल जाएगा वैम्प 64 या वैम्प नाम से, ठीक है। और एक और मिल जाएगा जैम्प नाम से, अगर आपने जैम्प भी डाल रखा है तो मेरी बात तो दोनों है, ठीक है। तो अगर हम वैम्प की बात करते हैं तो ये डायरेक्टरी लिख लेना कहाँ पे आपको डालनी होती है। वैम्प के अंदर, अब वैम्प को ओपन करोगे, वैम्प के अंदर आपको मिलेगी www नाम का फोल्डर। हाँ सर। www को ओपन करोगे तो ये पड़े हैं प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सारे, यस। ठीक है। देखो जैसे वर्डप्रेस का है ना, जुमला के पड़े, मतलब हर टेक्नोलॉजी पे ऑलमोस्ट है, ठीक। बट अगर यही काम आप जैम्प पे कर रहे हो तो वहां पे आपको जैम्प ओपन करोगे और यहाँ पे htdocs मिलेगा। क्या मिलेगा? htdocs। इसको ओपन करना है, इसके अंदर यहाँ पड़े हैं प्रोजेक्ट्स, यस। ठीक है। तो गाइस दिस इज द वे कि आप किस तरीके से अपने लोकल सर्वर के ऊपर किसी प्रोजेक्ट को होस्ट करते हो, ठीक है। सर हम सिंगल ये अपाचे टॉमकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखो अपाचे बाय डिफॉल्ट, आप अगर टॉमकेट, देखो अपाचे सर्वर देते हैं सारे, ठीक है। हाँ हाँ अगर सर। आप टॉमकेट यूज करना चाहते हो तो आप टॉमकेट से रिलेटेड कोई डाउनलोड कर लेना, हाँ सर। ठीक है। अब इन्हें एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली आप यहाँ पे जाओ, जस्ट टाइप वैम्प सर्वर और एंटर कर दो। तो देखो ये वैम्प सर्वर को पूछेगा स्टार्ट करने के लिए, सो आई एम जस्ट से यस। वैम्प सर्वर स्टार्ट हुआ, पहले इसका कलर कैसा होगा? रेड कलर का, ठीक है। ये दिख रहा है ग्रीन कलर का सिंबल, यस हाँ सर। सर। पहले होगा रेड कलर का, फिर हो जाएगा येलो और फिर हो जाएगा ग्रीन। जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक आपकी सारी सर्विसेज एक्टिवेट नहीं होंगी। केवल दो सर्विसेज मेनली एक्टिवेट करनी होती है इसे, एक तो 3306 पोर्ट नंबर पे यानी माई एसक्यूएल की सर्विस, और एक होती है आपकी अपनी अपाचे सर्विस, ठीक है, हाँ सर। क्योंकि आपकी 80 या 443 पे आप एक्टिवेट करते हो। क्लियर? यस यस सर। सर। अब आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे टाइप करो लोकल होस्ट, एंटर कर दो। तो देखो ये आपको वैम सर्वर ओपन करके देगा, और इस वैम सर्वर का ये क्या है, डैशबोर्ड है, ठीक है। यही वैम यस। सर्वर आप वहां पे भी एक्सेस करते हो, यही अपाचे सर्वर आप सर्वर पे भी एक्सेस करते हो, बट वहां पे आपसे क्या मांगता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। हाँ मैंने सर। यूजर नेम पासवर्ड दे नहीं रखा है, दैट्स व्हाई वो डायरेक्टली मुझे ओपन करके दे रहा है। वहां पे हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड लगाना मस्ट है, ठीक है। यस। देखो ये रहे वो सारे वर्डप्रेस, है ना। हाँ सर। तो गाइस दिस इज द वे कि आप किस तरीके से अपना वैम सर्वर को इंस्टॉलेशन करते हो और उसको यूज करते हो। अब हम बात करेंगे अपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, दैट इज द HTML, ठीक है। यस सर। तो HTML के बारे में कुछ चीजें जान लो। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका जो सिंटैक्स होता है लिखने का, वो कैसे लिखते हैं हम,
एंगुलर ब्रैकेट्स के थ्रू HTML को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, yes, और एंगुलर ब्रैकेट बंद करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए ओपनिंग टैग, फिर अपना कोड यहाँ पे राइट करते हैं बीच में, और फिर हम इसे स्लैश लगा के क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं टैग को, ठीक है, कॉल्ड क्लोजिंग ठीक है टैग। सर। तो HTML की फुल फॉर्म जो है दैट इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है समझ लो। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है सपोज दैट कोई पेज है आपके पास, ठीक है, अब उस पेज के ऊपर आपने कहीं पे क्लिक किया, क्लिक करते ही वो आपको किसी अनदर पेज पे स्विच कर देता है। yes, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, हाँ सर। देखो, जैसे कि मेरे पास कोई पेज है, ठीक, दिस इज माय वेब पेज, इस वेब पेज पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कोई टेक्स्ट लिखा था, हाँ सर, मैं जैसे इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये क्या करता है, मुझे एक नए पेज पे लेके चला जाता है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हो सकता है दूसरी एक्टिविटी हुई, कोई इमेज इसने ओपन कर दी, ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये क्या करता है, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता है, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता है, ठीक। फिर मैंने इस पे क्लिक किया, हो सकता है ये एज ए स्लाइडर वर्क करने लगे, स्लाइडर का काम करने लगता है, ठीक, मतलब ये कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना। हाँ सर, So first you have to click any text and it will perform a some type of action. So you can say that that text is called as a hypertext. Clear? yes, सर क्या बोलेंगे, hypertext बोलेंगे। Now what about the markup language? मार्कअप लैंग्वेज क्या बोलेंगे, मार्कअप लैंग्वेज बोलेंगे, देखो मार्कअप लैंग्वेज बोलने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास दो टाइप के टैग्स होते हैं। एक तो होते हैं जिन्हें बोलते हैं यूजर डिफाइंड टैग्स, दूसरे होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्री डिफाइंड टैग्स। यूजर डिफाइंड टैग्स क्या होते हैं, जो एक्सएमएल लैंग्वेज में यूज होते हैं, प्री डिफाइंड टैग्स जो होते हैं वो एचटीएमएल में होते हैं, लाइक दिस, कि अगर मुझे लिखना है ये तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। yes, तो यहाँ पे क्या है, इफ यू आर यूजिंग अ प्रीडिफाइंड टैग फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट या फॉर क्रिएटिंग अ कोड या फॉर राइटिंग अ कोड with the using of semantic with the using of predefined syntax, so that is called as a markup language of HTML, ठीक है। हाँ, And if you are using a user defined tag for creating a web page, then this is called as a markup language of XML, clear? yes, तो दो टाइप के होते हैं, आई होप समझ में आ गया होगी दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, प्री डिफाइंड टैग्स एंड यूजर डिफाइंड टैग्स, ठीक। yes sir, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग समझ में आया। हाँ सर, नेक्स्ट पार्ट है कि एचटीएमएल के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला की पॉइंट है, इट इज फ्लेक्सिबल एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। फ्लेक्सिबल होने के गाइस तीन रीजन है, लिख लेना कॉपी पेन पे कि फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं। एक मिनट होल्ड करना यार।
हाँ जी। तो फ्लेक्सिबल बोलने के इसको तीन रीजन होते हैं। पहला होता है इंटीग्रिटी। पहला रीजन क्या है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि किसी भी अनदर लैंग्वेज के साथ ये क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो सकती है लैंग्वेज। ठीक है, मतलब हम HTML को किसी भी अनदर लैंग्वेज ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक CSS के साथ, PHP के साथ, जावा के साथ, .NET के साथ, किसी भी अनदर लैंग्वेज के साथ हम HTML को इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐड ऑन कर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन होता है यहाँ पे कि आपका ये एडिटर इंडिपेंडेंट है। दूसरा रीजन क्या है? एडिटर इंडिपेंडेंट। एडिटर इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, आप इसके लिए किसी भी टाइप का एडिटर यूज कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटर जिसे हम बोलते हैं, लाइक जैसे कि आपका नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, सबलाइन हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, विजुअल कोड हो गया, एटम हो गया, है ना, या विजुअल स्टूडियो ही क्यों ना हो गया। तो दे आर मल्टीपल टेक्स्ट एडिटर, और इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको उसी टेक्स्ट एडिटर पे लिखना है। आप किसी भी इसका कोड राइट कर सकते हो। तीसरा रीजन है कि ये ब्राउजर इंडिपेंडेंट है, ये हर ब्राउजर पे रन करता है इसका कोड। लेकिन हम जो ब्राउजर्स यूज करते हैं, वी कैन यूज ओनली 4 ब्राउजर्स। पहला ब्राउजर होता है जिसे हम कहते हैं, क्या है, हम OS वाइज ब्राउजर्स को, डिफॉल्ट ब्राउजर्स को यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपके पास आता है माइक्रोसॉफ्ट एज। किसका है? विंडोज का, राइट, डिफॉल्ट ब्राउजर। तो हम इस पे कोड चेक करेंगे। दूसरा है आपका मोजिला फायरफॉक्स। किसका है? मोजिला लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट ब्राउजर है। ठीक है। तीसरा है सफारी। किसका है? मैक सिस्टम का, है ना, यूनिक्स। तो उसपे हम उसपे यूज करेंगे। एंड चौथा हमारे पास आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। कौन सा है क्रॉस प्लेटफॉर्म? गूगल क्रोम, राइट। तो गूगल क्रोम हम यूज कर सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए। क्लियर? तो हमारे पास चार तरीके के ब्राउजर्स हैं, जो इसीलिए इसे बोलते हैं ब्राउजर इंडिपेंडेंट। अच्छा, कई बार लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और ब्राउजर चेक करते हैं, दैट इज ओपेरा, यूसी ब्राउजर, डॉल्फिन, है ना, दीस टाइप ऑफ। तो आपको कभी भी इन ब्राउजर्स का यूज नहीं करना चाहिए। या क्रोमियम भी लोग यूज कर लेते हैं ना। क्रोमियम, क्रोमियम क्या है? क्रोमियम इज बेसिकली अ मैलिशियस कोड ब्राउजर ऑफ क्लोन ऑफ गूगल क्रोम। ठीक है, तो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है वो। अगर आपके सिस्टम में आ जाता है क्रोमियम, तो आप उसे तुरंत हटाओ वहां से। ठीक, कई बार हम क्रोमियम में तो जैसा, पहले से मिलता है। क्या लिनक्स में तो पहले से मिलता है। पहले से मिलता है? क्योंकि ओपन सोर्स होता है ना, इसलिए मिलता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके कभी भी आपके सिस्टम में आता है, तो इस पे आपको काम नहीं करना है, आपको इसको हटा देना है। ठीक है, ठीक है सर। और यूसी और उनको क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि जब भी कोई मैलवेयर अटैक होता है, तो सबसे पहले इफेक्टिव ब्राउजर कौन से होते हैं? यूसी एंड ओपेरा ब्राउजर। ठीक है, तो इसलिए हम उनको भी नहीं यूज करते। तो these are the three reasons why this language called as a flexible। ठीक है, नेक्स्ट होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्यों बोलते हैं गाइस? बिकॉज दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट
आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है, चाहे आप लिनक्स पे चलाओ चाहे आप विंडोज पे चलाओ, हर किसी लैंग्वेज पे चलती है, तो मतलब हर टाइप के ओएस को सपोर्ट करती है, प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। दैट्स व्हाई दिस लैंग्वेज कॉल्ड एज अ ओपन सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज यूज्ड टू डिजाइन द लेआउट ऑफ द वेब पेज। ये किस लिए यूज होता है? वेब पेज के लेआउट को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो वेब पेज का लेआउट जो है गाइस वो, अच्छा दो लाइनें देखो, एक तो है वेब पेज का लेआउट डिजाइन करने के लिए, दूसरा है वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहली चीज आती है वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझो, जैसे अभी मैंने ग्राफ बनाया था, आपने किसी एक पे क्लिक किया, वो आपको एक नया पेज पे लेके गया। ठीक है, पेज पे क्लिक करते हैं, फिर आपने क्लिक किया, वो आपको एक और नए पेज पे ले गया, फिर आपने क्लिक किया, वो आपको एक और नए पेज पे ले गया। ठीक है, आपने इस वाले पे क्लिक किया, ये भी आपको एक नए पेज पे ले गया। ठीक, ये जितने भी नए पेज पे लेके जा रहा है ना, ऑल दीज पेजेस आर बेसिकली कॉल्ड एज अ वेब पेज। क्या कहेंगे इन्हें? वेब पेज। वेब पेज। And the combination and collection of all web pages is basically called as a website. Yes, sir. यानी उन वेबसाइट, उन सारे पेजेस का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इन अ वेबसाइट अ सिंगल पेज कॉल्ड एज अ वेब पेज एंड कलेक्शन ऑफ ऑल वेब पेजेस कॉल्ड एज अ वेबसाइट। नाउ एक डिफरेंस आता है लेआउट एंड स्ट्रक्चर। लेआउट एंड स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? तो लेआउट एंड स्ट्रक्चर का डिफरेंस ऐसे समझो, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसके तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे एक ये घर है, ठीक है, ये घर के एंट्रेंस है, एंट्रेंस के अंदर घुसते ही यहाँ पे मिला एक बेडरूम। क्या मिला? बेडरूम। बेडरूम के अंदर से एंट्री करी तो यहाँ पे मिला एक और रूम। रूम के अंदर से एंट्री करी, ये पीछे बना है वॉशरूम। ठीक है, और वॉशरूम के पड़ोस में बनी है किचन। ठीक, ये क्या है? किचन। ये क्या है? वॉशरूम। ठीक है, इसके टूल्स है। यहाँ पे बना है आपके पास ड्राइंग रूम आपका। यह है ड्राइंग रूम, जिसमें कोई भी गेस्ट आता है तो हम उसे बिठाते हैं, विजिट रूम जिसे विजिटर्स रूम कहते हैं ना। ये ड्राइंग रूम है, ये आपका बेडरूम था, और ये भी आपका बेडरूम है। सो टेल मी गाइस, और ये अपवर्ड स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए। So tell me guys, is this a right structure of this particular house? No, sir. But it's a layout, right? Yes. So इससे क्या conclusion निकलता है कि suppose that कोई एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट में सबसे ऊपर है हेडर पार्ट, सबसे नीचे है फुटर पार्ट। ठीक है, बीच में है कंटेंट एरिया। अब इस वेबसाइट में एक और पार्ट है जिसे हमने लेफ्ट पार्ट दिया है। एक यहाँ पे कंपनी का लोगो लगा है, यहाँ पे कंपनी के मेन्यू बार हैं जिसमें अबाउट, होम, प्रोग्राम्स है ना, ये सारी चीजें आती हैं। यहाँ पे नीचे उसकी डिटेल्स हैं, मतलब एड्रेस वगैरह है, यहाँ पे उसने कुछ लिंक्स वगैरह ऐड कराए हैं। ठीक है, ये मैप दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे उसने एक फोटो लगाई है, फोटो के नीचे कुछ कंटेंट लिखा है, और कंटेंट के साइड में एक स्लाइडर भी लगाया है। ठीक है, Yes. यहाँ पे कुछ बटन दिए हैं और कुछ कंटेंट लिख रखा है लिंक वाइज। ठीक, Yes. so tell me, is this the right structure of this particular web page? Yes, sir. But it's सही है ना? सही दिख रहा है? यस सर। बट ये स्ट्रक्चर तब कहलाएगा, अभी ये एक लेआउट है, ये स्ट्रक्चर तब कहलाएगा जब इसके पीछे की कोडिंग जो है ना, वो हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट में विद द यूजिंग ऑफ रूल क्या करना किया, हमने फॉलो द रूल्स एंड विद द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। अगर हमने इसको जो डिजाइन किया है इसके कोड से थ्रू, अगर हमने उसे प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया है, सेट ऑफ रूल्स को
फॉलो करते हुए एंड सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स को याद रखते हुए, ठीक है, तब तो वो आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट कहलाएगा, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, एक वेब पेज कहलाएगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है सर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पेज इज डिजाइन्ड बाय द सेट ऑफ रूल्स विद सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, देन दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज या वेबसाइट, सॉरी वेब पेज नहीं, द वेबसाइट, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। बढ़िया। अब क्या होते हैं आपके पास टैग्स होते हैं HTML के अंदर। तो HTML के अंदर दो टाइप के टैग आते हैं, एक तो होता है सिंगल लाइन टैग, एक होते हैं डुअल सेक्शन टैग। सिंगल लाइन टैग जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, लाइक टैग ओपन किया एंगल ब्रैकेट से, टैग जो प्री डिफाइंड टैग है वो लिखा, स्लैश लगाया, क्लोज कर दिया, इसे कहते हैं सिंगल लाइन टैग। हाँ सर। दूसरे होते हैं डुअल सेक्शन टैग, मतलब आपने टैग लिखा, ओपन किया, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग टैग। ये दो बार में होते हैं, यानी एक बार ऊपर स्टार्ट करोगे नीचे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोजिंग के लिए हमने स्लैश का यूज किया है इस टैग के अंदर, है ना, इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग, ठीक। हाँ सर। तो आपको दोनों टाइप के टैग्स मिलते हैं यहाँ पर, तो हम दोनों टाइप के टैग समझेंगे क्या होता है। उससे पहले ये समझ लो HTML का जो स्ट्रक्चर है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है इसे बोलते हैं हेड सेक्शन, दूसरा पार्ट होता है इसे बोलते हैं बॉडी सेक्शन। सिंटैक्स क्या है, लाइक जैसे कि हेड हमने स्टार्ट किया और क्लोज कर दिया, ठीक है, बॉडी हमने स्टार्ट करी और क्लोज कर दी। अब इनका काम क्या है ये भी समझ लो। हेड सेक्शन का काम होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेब पेज टू द सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू, बिंग। मतलब आपने अपना एक कोई वेब पेज डिजाइन किया, कोई वेबसाइट डिजाइन करी, उसके अंदर अलग अलग पेजेस की इंफॉर्मेशन होगी, है ना। यस सर। आप कोई प्रोडक्ट लेके चलो, लेट अस सपोज यू आर टेकिंग अ प्रोडक्ट दैट इज अ मोबाइल फोन, ठीक। आपने कोई यूजर आता है, मोबाइल फोन कहाँ सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा। हाँ सर। उसने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे सर्च करने के बाद आप पहले बंदे तो हो नहीं जो मोबाइल फोन लेके आए हो बेचने के लिए ऑनलाइन, आपसे पहले 50-100 बैठे जो बेच रहे हैं ना। हाँ सर। तो गूगल आपको कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी वेबसाइट में भी है और आपकी वो वेबसाइट का लिंक सर्च रिजल्ट में शो करेगा, कैसे? आपको बताना पड़ेगा ना उसे कि भाई मैं गूगल भैया, मैं अभी हूँ जो क्या करता हूँ, एक फोन बेचता हूँ, तो कोई भी पर्सन अगर आपके पास आता है फोन सर्च करने तो प्लीज उसे मेरी वेबसाइट भी आप अपने सर्च रिजल्ट्स में दिखाना, है ना। यस सर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेड सेक्शन में उसकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन क्या करता है, आप वेब पेज में जो भी चीजें देखते हो जिस तरीके से लिखी हुई वो सब कहाँ से आती है, बॉडी सेक्शन से आती है। तो दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द टेक्स्ट ओवर द वेब पेज। किसी वेब पेज के ऊपर सारे टेक्स्ट को विजिबल कराना या देखने का काम जो भी आप देखते हो वो सब किसके अंदर कोड किया जाता है, बॉडी सेक्शन के अंदर। यस हमें हेड सेक्शन का कोई भी पार्ट जो है वो हमें वेब पेज के ऊपर विजिबल नहीं होता है, इट इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस। एंड जो बॉडी सेक्शन का पार्ट है वो हमें टोटली विजिबल होता है ऑन द वेब पेज, ठीक है। यस बढ़िया। इसका स्ट्रक्चर समझ लो, बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर क्या है HTML का। तो अगर हम बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर की बात करें तो आप स्टार्ट करते हो HTML विद HTML टैग और उसे क्लोज करते हो विद HTML टैग, ठीक है। फिर आप हेड स्टार्ट करते हो और हेड को क्लोज कर देते हो, बीच में आप हेड की सारी कोडिंग करोगे, फिर आप बॉडी स्टार्ट करोगे, बॉडी क्लोज कर दोगे और बीच में आप बॉडी की सारी विजिबिलिटी वाली कोडिंग करोगे, ठीक है। यस हाँ सर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ठीक है, कोड कैसे बनाते हैं। हाँ अब इसमें क्या होता है कि HTML में जब भी कोई पेज डिजाइन किया जाता है, अच्छा ये क्यों चीजें मैं बता रहा हूँ, बिकॉज कई बार क्या होगा जैसे कि आपको सोशल इंजीनियरिंग अटैक करना है, फिशिंग अटैक करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कस्टम पेज खुद से बनाना पड़ेगा, समझ लो, खुद से अलग कोडिंग करके खुद से डिजाइन करना है। तो उस केस में अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, जो कि आपके CH के अंदर नहीं है ना कोडिंग पार्ट, तो अगर आपको नहीं आती है तो यू कैन नॉट
create, you cannot design any type of web page. समझ लो? तो आप वहां पे क्या नहीं कर पाओगे, खुद से नहीं बना पाओगे, फॉर्म वगैरह खुद से डिजाइन नहीं कर पाओगे. सो इफ यू नो दैट कि कैसे करते हैं तो आप इसका यूज करके वहां पे कर सकते हो. ठीक है. यस सर. तो इसके लिए 4 तरीके के लेआउट आते हैं. स्ट्रक्चर्ड लेआउट बोलते हैं वेब पेज के, जिनको हम क्या करते हैं, बनाते हैं जिनसे वेब पेज. ठीक है. तो अगर हम पेज लेआउट की बात करें तो सबसे पहला होता है 1 कॉलम स्ट्रक्चर, दूसरा होता है 2 कॉलम विद लेफ्ट साइड बार, तीसरा होता है 2 कॉलम विद राइट साइड बार और चौथा होता है 3 कॉलम स्ट्रक्चर. यानी जो भी वेबसाइट बनती है वो इन्हीं 4 स्ट्रक्चर्स का यूज करके बनाई जाती है. ठीक है. अब बनाए इनको थोड़ा सा समझ लो ये कैसे दिखते हैं. आप लोग चाहो तो अपने कॉपी में बना लेना. देखो सीधी लाइन खींचना. ठीक है. इसे बोलते हैं हेड पार्ट, इसे बोलते हैं फुटर पार्ट, इसे बोलते हैं कंटेंट एरिया. ठीक है. अब हेड में समझ गए थे क्या चीजें आती हैं, फुटर में समझ गए थे क्या चीजें आती हैं और कंटेंट में पूरा बॉडी आती है. ठीक है. ये हेडर हेड वाला पार्ट नहीं है, ये हेडर है जिसमें लोगो और वो सब आता है हमारा. ठीक है. इसे बोलते हैं 1 कॉलम स्ट्रक्चर. बना लो. लेफ्ट पार्ट कंटेंट एरिया, हेडर पार्ट और फुटर पार्ट. ठीक है. इसे बोलते हैं 2 कॉलम में लेफ्ट साइड बार स्ट्रक्चर. राइट बार कंटेंट एरिया, हेडर सेक्शन एंड फुटर एरिया. ठीक है. यस सर. इसे बोलते हैं 2 कॉलम विद राइट साइड बार स्ट्रक्चर. ठीक है. यस सर. हेडर पार्ट, फुटर, कंटेंट एरिया, लेफ्ट एंड राइट. इसे बोलते हैं 3 कॉलम स्ट्रक्चर. ठीक है. यस सर. ठीक है सर. चारों बना लिया आप लोगों ने. यस सर. चलो अब मैं कुछ वेबसाइट्स आपको दिखाऊंगा एंड यू गाइस टू टेल मी कि वो किस टाइप के स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट है. ठीक है. टेल मी. 2 कॉलम. 2 कॉलम. यस सर. कौन सा 2 कॉलम? तो पहले हेडर में ये ईमेल इमेजेस ये वगैरह आता है, फिर फुटर में ये अबाउट वगैरह. नहीं, एक कॉलम स्ट्रक्चर, 1 कॉलम स्ट्रक्चर है. दिस इज अ 1 कॉलम स्ट्रक्चर वेबसाइट. कॉलम क्या होते हैं? जो लंबे लंबे होते हैं ना. तो यहाँ पे देखो पहले ऊपर सेक्शन है केवल, है ना, रो, पहली रो, पूरा कंटेंट पार्ट और नीचे हेडर पार्ट, सॉरी फुटर पार्ट. किसका है? 1 कॉलम स्ट्रक्चर्ड है. ठीक है. यस सर. ओके. मैं अब यहाँ पे गया
I'm just searching something. RAM server. Tell me. 2 column. नहीं Two सर. column what? 3. 3. Yes sir. कौन 3 किससे बोला है? अश्विन. अश्विन ने. बेटा अश्विन तुम लेट आए हो. सर सो गया था एक्चुअली आज मैं, तो थोड़ा लेट ही उठ पाया. अच्छा. पीयूसी बना ली? हाँ सर. चलो अभी एंड में देखते हैं तुम्हारी पीयूसी. बताओ ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है गाइस? हेडर और कंटेंट. तुम्हारा वो कहाँ चला गया? ये हिस्मंत कौन, क्या नाम था यार उसका? अमी. पता नहीं सर, वो बीच में ही लिख सकते. बढ़िया बढ़िया, सही है, हो जाएगा यार. ओके. हाँ तो इसका बताओ ये किस टाइप का है? सर सिर्फ हेडर और कंटेंट. भाई नीचे है फुटर, मैंने नीचे स्क्रॉल नहीं किया, देखो ये रहा फुटर. हाँ. ठीक है फुटर है. अब बताओ. हेडर कंटेंट फुटर मतलब दो कॉलम्स. गाइस ये 2 कॉलम राइट साइड बार है. राइट राइट साइड बार. यस सर. 2 column. राइट साइड बार में मैंने क्या बनाया था? राइट का एरिया कम होता है, लेफ्ट का एरिया ज्यादा होता है ना? क्या ये वैसा सा नहीं है? लेफ्ट का एरिया ज्यादा, राइट का एरिया कम. हाँ सर. यस सर. है ना? 2 कॉलम राइट साइड. लेफ्ट में स्पेस छोड़ रखा है इन्होंने. कोई बात नहीं, जितने में कंटेंट लिखा है उतना एरिया हम काउंट तो करेंगे ना. यस सर. समझे अश्विन? यस सर. ओके. सो नेक्स्ट ले लेते हैं GoDaddy. Tell me. 3 column. 3 कॉलम. नहीं सर 2 कॉलम. गाइस 2 कॉलम में टाइप बताओ, या तो लेफ्ट है या तो राइट है. 2 कॉलम क्या होता है? सर 1 column है हेडर सर. और फुटर और कंटेंट इसका. ये 1 कॉलम स्ट्रक्चर्ड है. हाँ सर. अभी बताओ ये कैसा है? सर ये 2 column 2 कॉलम क्या? 2 कॉलम स्ट्रक्चर है सर. 1 column ही लगेगा. लेफ्ट राइट क्या? 2 कॉलम क्या होता है अभी बताया ना? 2 कॉलम जैसे सादा कुछ नहीं है, 2 कॉलम के साथ कुछ ना कुछ आएगा. 2 कॉलम विद लेफ्ट साइड बार या 2 कॉलम विद राइट साइड बार. तो क्या 2 कॉलम? 1 column. या तो 1 column है या 3 column है. 3 कॉलम किसको लग रही है 3 कॉलम? सर ये कभी कभी एडवर्टाइजमेंट 3 में बढ़ जाती है उसमें. ये 3 कॉलम लग रही है. नहीं. 3 कॉलम का One. डिजाइन कैसा था देखो जरा एक बार दोबारा. यस. तो सब 1 column ही है सर. 1 कॉलम है. यस सर. चलो एक फोन ओपन करते हैं. अब ये क्या है ये बताओ. फुटर है, ठीक है, नीचे फुटर है. लेफ्ट कॉलम. ये सर 2 column in left. कॉलम लेफ्ट या 2 कॉलम राइट? लेफ्ट सर. सही है, 2 कॉलम लेफ्ट. ठीक है. अब द लास्ट वन. ये बताओ. 2 column. 3 column. 2 कॉलम किसे लगा? 3 column सर. मुझे 2 कॉलम में बोलो तो 2 कॉलम पूरा बोलो. 2 कॉलम क्या होता है? फिर वही बात. ये कौन सा है? 3 कॉलम स्ट्रक्चर. यस.
बीच में फीड्स चल रहे हैं, कंटेंट एरिया लेफ्ट में पेजेस वगैरह डिटेल्स, राइट में पर्सन जो भी आपके में ऐड है, चैटिंग वाले है ना। फोटो की बात कर रहे हो? मैं तो वेबसाइट से पूरी स्क्रीन देख रहा था। अच्छा तुम पूरी स्क्रीन देख रहे थे? यस सर। अगर तुम पूरी स्क्रीन देखोगे तो 2 कॉलम विद राइट साइड बार है ये, ठीक है? तो पूरा बोलो ना, 2 कॉलम विद राइट साइड बार। फोटो की बात करेंगे तो फोटो तो सर 3 कॉलम है। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाइड करते हैं, है ना? कर लोगे ना, नाक तो नहीं कटाओगे? यस नहीं सर। सर। चलो बढ़िया, कर लेना यार। तो ये थे कॉलम्स के डिजाइन की, किस तरीके के कॉलम्स होते हैं। अब इसके बाद इसमें आएगी आपकी कोडिंग पार्ट, ठीक है? जैसे हम HTML की कोडिंग, CSS की कोडिंग, वो सारे कोडिंग पार्ट करेंगे, ठीक है? तो अपना कोडिंग वाला हिस्सा हम कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस ठीक है सर। ठीक है, सर, कल या मंडे? मंडे दोस्त, कल नहीं, मतलब मंडे से स्टार्ट करते हैं। अब टाइम है हमारे पास अभी, तो अश्विन हमें अपनी POC दिखाएगा। हाँ अश्विन मैंने एक लिंक शेयर कर रखा है, उस पे क्या कहते हैं चैट में, वो लिंक ले लो आप लोग। और उस पे मैंने जो आपको मशीन दी थी POC के लिए, उसका कंप्लीट स्टेप्स बता रखे हैं कैसे कैसे करनी है, ठीक है? यस वो आप लेके कर सकते हो वहां से देख के वीडियो। इट्स नॉट अ लॉन्ग वीडियो, इट्स कम्प्लीटली लाइक 25 से 26 मिनट की वीडियो केवल। अश्विन, हाँ सर। वी आर वेटिंग। ओके सर, वो कोड निकालता हूँ। सर कैसे दिखाना है, स्क्रीन शेयर करके कैसे? स्क्रीन शेयर करके दोस्तों। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तो बंद कर रखी है। ट्राई करो। करता हूँ सर। नहीं हो रहा सर। ये स्क्रीन पे क्लिक करो, शेयर हो जाएगी स्क्रीन। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रॉकेट नहीं है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हो पा रही। कोई नहीं, सेंड कर दो, फिर एक काम करो। ओके सर। ये अपलोड हम यूज करते हैं, याद है? कौन सा सर? इजी अपलोड। हाँ सर। इजी अपलोड वेबसाइट ओपन करो, उस पर अपनी जो PDF वगैरह तुमने जो भी बनाई है उसको पेस्ट करो, वहां पे लेके जाओ फाइल को, वो अपलोड करेगा।
लिंक देगा, लिंक यहाँ पे चैट में डालो। हो गई अश्विन? सर नेटवर्क इशू है ये तो। जूम चल रहा है तुम्हारा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ हाँ सर, आवाज भी थोड़ा ऐसे ही आ रहा है सर आपका। अश्विन एंड निशांत, आप दोनों के लिए है। मंडे को जब आप ज्वाइन करोगे पीओसी के साथ आना, यस सर। देख लेना। ठीक है, ओके ठीक। चलो मंडे मिलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। गाइस, अगर आपको एचटीएमएल पढ़ना है तो आप एचटीएमएल पढ़ के रखो, ठीक है? हाँ सर। सर्च कर ठीक है लेना, सर। ताकि मैं उस दिन कमांड्स भी बताऊंगा आपको, पीएचपी के कमांड्स भी बताऊंगा। हम पूरा एक क्रिएट वेब पेज पूरा नया बनाएंगे, ठीक है? सर W3 स्कूल अच्छा वेबसाइट है आप HTML की। W3 स्कूल से पढ़ लो या ट्यूटोरियल्स पॉइंट से पढ़ लो, आपके ऊपर है। यस सर। ठीक है? ठीक है सर। ओके गाइस, चलो बाय बाय। बाय।